नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक कार्मिक कनेक्शन के बारे में कि आपका जो फर्स्ट हाउस के स्वामी है, लग्न लॉर्ड है, उनकी नवमास चार्ट में D9 चार्ट में अलग-अलग भाव में किस प्रकार का फल देखने को मिलेगा, उसकी हम बात करेंगे आज। मैं पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस इन D1 चार्ट, आप उसे जाकर ज़रूर देखें। पहली बात की एक जो बेसिक फ़र्क है D1 चार्ट में प्लेसमेंट लग्न की और D9 चार्ट में प्लेसमेंट लग्न लॉर्ड की, इसमें फ़र्क क्या है? D1 चार्ट लग्न चार्ट में जहाँ भी आपके लग्न लॉर्ड बैठे हैं, वो आपके एक्सटर्नल फोकस को दिखाते हैं लाइफ में कि आप इस जन्म में आपका ज़्यादातर ड्राइविंग फोर्स, ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है। आपका एक्सटर्नल साइड ज़्यादातर कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, उसे हम D1 चार्ट से देखते हैं। वहीं हम नवमास की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो ये बताता है कि एक्चुअल में वो आप खुद क्या चाहते हैं। जहाँ भी आपके लग्न लॉर्ड प्लेस्ड होंगे 12 भावों में, 9 मास में, जिस भी हाउस में बैठे होंगे, वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आप सच में क्या चाहते हैं, आप इंटरनली क्या चाहते हैं, या जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा का जो एक कार्मिक कनेक्शन है, जो हमारा व्हाट आवर सोल वांट, उसे हम लोग वहाँ से देखते हैं। हमारी इंटरनल टेंडेंसी, वो चीज़ें जिनसे हम लोग खुश होते हैं या जिसे जिसे हम लोग करना चाहते हैं। देखो, हम D1 चार्ट से ये बता सकते हैं फर्स्ट लॉर्ड की हेल्प से कि आप लाइफ में कहाँ-कहाँ अपनी एनर्जी खर्च करेंगे। D9 चार्ट से हम ये पाते हैं कि आप कहाँ अपनी एनर्जी खर्च करना चाहते हैं, कहाँ आप अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं, वो हम नवमास से देखते हैं। दूसरी बात की बिल्कुल डेफिनेटली D1 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, लग्न चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप D9 चार्ट को लग्न चार्ट के बिना स्टडी नहीं कर सकते। तो आप D1 चार्ट में पहले प्लेसमेंट ज़रूर चेक करें, क्योंकि ध्यान रखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ नवमास के, कि जो आपका लग्न चार्ट है, D1 चार्ट है, यदि वो वृक्ष है, तो उस वृक्ष पे लगने वाले जो फल है वो आपका नवमास चार्ट से देखते हैं हम लोग, D9 चार्ट से देखते हैं। D9 चार्ट आपके 9th हाउस का ही एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, जो D1 चार्ट जिन इवेंट का प्रॉमिस करता है कि ये चीज़ें होंगी लाइफ में या ये चीज़ें नहीं होंगी, उनकी कितनी एश्योरिटी है, उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो हम चेक करते हैं नवमास से। इसलिए नवमास बहुत इंपॉर्टेंट है, D1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नवमास चार्ट की स्टडी कर लेंगे, नहीं। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन रूल्स की बात करें पहले, नवमास चार्ट में पहुंचने से पहले, तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि लग्न चार्ट में आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं। सही भाव में बैठे हैं, नवमास में भी सही भाव में बैठे हैं, तो मान के चलिए जैसा आपका लग्न चार्ट प्रॉमिस कर रहा है, वो सब रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कई बार होता है ना कि हम देखते हैं कि यार कि हमारे लग्न चार्ट में मेरा लग्न लॉर्ड तो बहुत शुद्ध स्थिति में है, बट वहीं नवमास में स्थिति सही नहीं होती है, तो जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो फिर आप नहीं देख पाते हैं। दिस इज द थिंग। तो पहले आप चेक करें कि कहीं आपके D1 चार्ट में लग्न लॉर्ड यदि नीच अवस्था में है, पहली कंडीशन नीच अवस्था में है, और वो D9 में सही कंडीशन में अच्छे भाव में बैठे हैं, तो ये बताता है कि लाइफ के सेकंड हाफ में या धीरे-धीरे लाइफ में आप ग्रो करेंगे, पहली चीज़ तो। दूसरी बात कि यदि आपके D1 चार्ट में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, परंतु वहीं वो D9 चार्ट में 6, 8, 12 में है, सही भाव में नहीं है, तो ये दिखाता है कि आपको लाइफ में बहुत एफर्ट के बाद चीज़ें मिलेंगी, एक तो ये। दूसरा कि आप जो एक्सपेक्ट करें उतना आपको नहीं मिलेगा, और तीसरी बात ये कि कई बार हमारा जो फोकस है वो गलत डायरेक्शन में होता है। हम हमेशा, हमें जाना इस तरफ है, बट हम सारी मेहनत इस तरफ कर रहे हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द एक्सॉल्टेड प्लैनेट। यदि लग्न लॉर्ड एक्सॉल्टेड है D1 में और D9 में नहीं है, तो ये दिक्कत है। तीसरी बात कि आप चेक करें कि यदि आपके D1 चार्ट में लग्न लॉर्ड 6, 8, 12 में यदि डेबिलिएशन में है, तो ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति नहीं होती। 6, 8, 12 में यदि डेबिलिएशन में है, और फिर वहाँ जाकर यदि वो 6, 8, 12 में नहीं है, सूटेबल हाउसेज में है, तो ये अच्छी बात है, धीरे-धीरे चीज़ें ग्रो करेगी। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए आपका कोई प्लैनेट डी आपके लग्न लॉर्ड जो है वो वर्गोत्तम है D1 और D9 में, परंतु गलत भाव में है। मान लीजिए कोई प्लैनेट
D1 में भी 6th में है, वहाँ भी 6th में सेम साइन में है मान लीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। बिकॉज़ ये तो प्लैनेट पहले से ही सही हाउसेज़ में नहीं है, फिर वहाँ उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ गई, तो फिर वो लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस भाव को लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स क्रिएट करेगा, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा, कई बार लीगल ट्रबल्स हो सकती है 6th हाउस के रिगार्डिंग। तो ये आपको चीज़ें देखनी होगी। बिकॉज़ अगर आप दोनों चार्ट को कंबाइन करके चीज़ें देखेंगे तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोपिक व्यू मिलेगा कि हाँ, मुझे लाइफ में इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है, वो आप डिसाइड कर पाएँगे। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके नवमास चार्ट के बारे में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि यदि मान लीजिए आपके D1 चार्ट के लग्न लॉर्ड नवमास में पहले भाव में बैठे हैं। फर्स्ट हाउस इज द सेल्फ आइडेंटिटी, आवर फोकस, आवर इम्यून सिस्टम, हमें लाइफ में क्या करना है, हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा सोसाइटी में, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, वो सब हम वहाँ से देखते हैं। तो जब पहले भाव में बैठे हैं D9 चार्ट पे, तो ये दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस्ड है। खुद पे फोकस से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फिश है, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं काफ़ी हद तक, कि आप ये देखते हैं पहले कि हाँ, मैं खुद को कैसे ग्रो करूँ, फिर मेरे आस-पास के जो लोग हैं, मेरी फैमिली है, उनके लिए मैं कुछ करूँगा। ये ज़रूर है कि यहाँ वो दिखाता है कि आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यू आर व्हाट मोर ऑर्डर्ड इन द लाइफ, कि आप एक ऐसे पाथ में जहाँ आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। और साथ में आप ये कह सकते हैं कि आप लाइफ स्वाभिमान जो वर्ड है वो बहुत स्ट्रांगली देखा जाता है आप लाइफ में खुद से कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत फ्लरिश्ड हो, आपकी हर तरह से हेल्प कर रहे हो, बट फिर भी आपके अंदर ये रहती है कि नहीं, मैं खुद से कुछ करूँगा। बस रिमेंबर, कालपुरुष की कुंडली में पहले भाव, सॉरी, कालपुरुष की कुंडली में पहले भाव में मंगलदेव है, ठीक है, वो एग्रेशन है, आपको वो एक ड्राइविंग फोर्स मिलता है वहाँ से, पर साथ ही साथ पहले भाव में जो सूर्य है वो आगे उच्च के भी होते हैं, तो आप पे एक लीडरशिप क्वालिटी देते हैं वहाँ से। आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ी टीम को लीड करूँ, कुछ लोग मेरे अंडर में काम करें, इस तरह से कुछ, कि मैं सबऑर्डिनेशन में ना जाऊँ, मतलब कि फिर ये टेंडेंसी रहती है कि मैं किसी के अंडर में काम ना करूँ, लोग मेरे अंडर में काम करें, या मैं लोगों को रोज़गार दूँ बजाए कि मैं खुद किसी के अंडर में काम करूँ। साथ ही यदि ये सेम कॉम्बिनेशन है लग्न और D1 D9 में, तो इट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट कि आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ काम करें, बजाय किसी के अंडर में काम करने के। इट इज़ बेस्ट प्लेसमेंट देयर। साथ ही मान लीजिए कि आपके D1 चार्ट में यदि आपके फर्स्ट हाउस को जुपिटर रूल करते हैं, तो फिर आपको कुछ फिलोसॉफिकल साइड देता है, आप चीज़ों को सोच समझ के करते हैं, एक हायर थिंकिंग एबिलिटी आपको मिलती है। यदि आपके D1 चार्ट में फर्स्ट हाउस को रूल करने वाले सैटर्न है, यदि मकर या कुंभ राशि है वहाँ पर, तो ये भी दिखाता है कि आप लाइफ में बहुत फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है। हो सकता है बाहर से लोगों को आप थोड़ा-सा रूड लगे, बट वो चीज़ ज़रूर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप चीज़ों को सेंस करते हैं। सेंस करने का मतलब कि चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, चाहे वो किसी और साइड से हो। मतलब कि आप लोगों को देखकर इस तरह से कि जैसे हम कहें कि लोगों को सुनना फिर रिएक्ट करना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, या आपको लगता है कि कोई नीडफुल है तो उसकी हेल्प करना, ये सारी क्वालिटीज़ हमें देता है व्हेन द D1 लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस ऑफ द इन द D9 चार्ट। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट इन द फर्स्ट हाउस इन नवमास। सो नाउ यदि आपके D1 चार्ट के स्वामी लग्न लॉर्ड यदि आपके D9 में सेकंड हाउस में है, अर्थ भाव में है, तो सेकंड हाउस हमारी स्पीच को, हमारी फैमिली को, हमारी पैटर्नल वेल्थ को, हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा काफ़ी फोकस ये है कि कैसे, तो मैंने क्या कहा कि D1 चार्ट में जो प्लेसमेंट है लग्न की, वो दिखाता है कि आप एक्सटर्नली क्या करेंगे, यहाँ बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो पहला कि डेफिनेटली यू वांट टू अक्यूमुलेट वेल्थ, आप चाहते हैं कि कैसे ना कैसे मैं रिसोर्सेज क्रिएट करूँ ताकि खुद की भी हेल्प हो और मेरी फैमिली की भी हेल्प हो, बिकॉज योर मेन फोकस इज व्हाट द योर फैमिली। आप कैसे ना कैसे करके आप उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। दूसरी बात कि आप किसी भी अगर आप में कोई भी आर्टिस्टिक टैलेंट है, या आप पे इस तरह का टैलेंट है जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिक्वायर्ड है, जहाँ हमें बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना है, आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, और या आप ऐसे किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो इट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट, बिकॉज सेकंड हाउस इज द कम्युनिकेशन ऑल्सो। और साथ में एक और चीज़ है कि फर्स्ट लग्न लॉर्ड इज आर एनर्जी, कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हमारा फोकस कहाँ रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीच कैसी है, आपकी वाणी कैसी है। अगर आप लोगों से बहुत अच्छे से सॉफ्ट डिप्लोमेसी वे में डील करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी गुड। अगर थोड़ी सी भी हार्ड है, रूड है, या आपने थोड़ी सी हार्ड डिप्लोमेसी की तरफ आप जाते हैं,
थोड़ी अपनी वाणी को थोड़ा तीव्र करते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि जिस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए, अगर आप उस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप बहुत स्ट्रांगली फ़ील करेंगे कि जो लाइफ़ में ग्रोथ हो रही थी, जो हमारी ड्राइविंग फ़ोर्स है अलग लॉर्ड की, वो डिस्टर्ब होती हुई देखी जाती है। साथ ही आप अलग-अलग तरीके ढूँढते हैं, कोशिश करते हैं कि पैसा ऐसे कमाया जाए, ऐसा कमाया जाए, स्पेशली यदि वहाँ पे राहु का इन्वॉल्वमेंट भी है तो। यू ऑलवेज़ वांट कि मैं एक लग्ज़री लाइफ़ लूँ, एन्जॉय करूँ, मैं लाइफ़ में सारे एसेट्स हों मेरे पास। साथ ही ये कि सेकंड हाउस से हम हमारी फूड हैबिट्स को भी देखते हैं, तो खाने के शौकीन या बहुत ज़्यादा फूड की तरफ रहना, एक ये भी कि आप उस तरह के कि जो लोग कैलोरीज़ काउंट करके खाते हैं, कि नहीं मुझे इतना ही खाना है, इतना ही कार्ब लेना है, इतना प्रोटीन लेना है, ये इस तरह की गाइडेंस अपनी फैमिली में लोगों को देते हुए देखे जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेकंड हाउस। पर साथ ही ये भी है कि आप ये भी चाहते हैं कि हर तरह का जो बेस्ट फूड है मेरे शहर में वो मैं ट्राई करूँ, फाइन डाइन की तरफ जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें आप सेकंड हाउस से देखते हैं। सो जो आपकी सारी एनर्जी है वो 3 चीज़ों पर जाके खर्च होती है, या उस तरफ आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं। एक तो फैमिली की तरफ, आपकी स्पीच पे आप अगर सही नहीं है तो आप ज़रूर सुधार करें, आपको चीज़ें सही होती हुई देखी जाएँगी। और एक आपका कि मुझे मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, साथ-साथ फूड इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लाइफ। So this is what all about when the lucky lord in the second house in D9 chart. So now यदि आपके D1 चार्ट लकी लॉर्ड के स्वामी यदि आपके नवमांश में तीसरे भाव में बैठे हैं, थोड़ा उससे हमारा पराक्रम देखते हैं, हमारे लाइफ में जो एफर्ट्स है उसको हम लोग देखते हैं। साथ ही हमारे जो सिबलिंग्स हैं उन्हें हम लोग देखते हैं, जीवन में छोटी यात्राओं को थोड़ा उससे देखते हैं। तो जो आपका जो कोर हैप्पीनेस है वो ये है कि मैं मेरे भाई बहनों के लिए कुछ करूँ अगर है, या जो मेरे से छोटे हैं मेरी फैमिली में उनका उनका मैं सपोर्ट करूँ। और ये आपका कर्मा भी है, ये आपका कार्मिक लिंक भी है कि अगर आप उनके लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में खुद से ग्रोथ करेंगे। अगर एफ्लिक्शन में है तो आपकी उनसे नहीं बनती, आपके छोटे भाई आपको चीट करते हुए देखे जाते हैं, भाई-बहन। और साथ में तीसरे भाव से हम जीवन में छोटी यात्राएँ देखते हैं। तो यदि आप किसी भी अगर आप बहुत एंग्ज़ायटी में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, तो आप अपने आप को एक बार अपने रूटीन से बाहर निकालें और एक बार आप फिर किसी ऐसी जगह जाएँ जहाँ आपको जाना पसंद हो, तो आप उस तरफ अपने कर्म को ले जाएँगे, अपनी डेस्टिनी को ले जाएँगे, तो ये स्ट्रांगली दिखाता है कि फिर जो लाइफ में थोड़ा-सा एक रिफ्रेशमेंट आएगा, आप फिर से बाउंस बैक करेंगे। बिकॉज़ थर्ड हाउस इज़ द हाउस ऑफ चैंपियन ऑल्सो, कि वह लोग जो कम्युनिकेशन से किसी भी काम को कर सकते हैं, बातचीत से किसी भी झगड़े को सुलझा सकते हैं, या कहीं तक भी ले आ सकते हैं। दैट स्ट्रांग कम्युनिकेशन यू हैव। तीसरे भाव से हमारे एफर्ट्स को देख रहे हैं, पराक्रम है अनडाउटेडली, वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो मार्शियन एनर्जी है, आपकी जो मरकरी की जो एनर्जी है कम्युनिकेशन, आप उसे किस डायरेक्शन में लगाते हैं। साथ ही ये भी कि थर्ड हाउस से हम जो जर्नलिज्म है, ऐसे फील्ड जहाँ पर कम्युनिकेशन, मास मीडिया या आर्टिस्टिक फील्ड जिसे हम लोग कहते हैं कि कोई पेंटर है, कोई स्कल्पचर है, ऐसा कुछ भी जहाँ राइटिंग, ब्लॉगिंग, हाथ का बहुत ज़्यादा यूज़ है, या जो आर्टिस्टिक फील्ड मैं कह रहा हूँ, अगर इन फील्ड में आप हैं, जब चाहते भी हैं डेफ़िनिटली आप अगर ढूँढेंगे तो आप में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। इसका मतलब यही नहीं होता है कि मैं पेंटिंग ही करता हूँ, दैट इज़ नॉट द स्किल। स्किल का मतलब आप अच्छे कोडर हो सकते हैं, आप अच्छे टाइपिस्ट हो सकते हैं, आप अच्छी कुछ कहानियाँ लिखते हो। यदि मून मून का इन्वॉल्वमेंट है तो एक आपको एक बहुत हायर थिंकिंग एबिलिटी देता है यहाँ पर। तो अगर आप उन फील्ड पे जाते हैं, उन फील्ड में उन फील्ड जो आपकी स्किल है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो आर्टिस्टिक जो पार्ट है आपके पास, यदि उसमें आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड हाउस उपाच्य स्थान भी है, धीरे-धीरे टाइम के साथ ग्रो भी करता है। तो साथ में ये भी दिखाता है कि आप अपने क्राफ्ट पे जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतनी लाइफ में आपकी ग्रोथ होती हुई दिखेगी। साथ ही ये भी कि ये जो भी आप मैंने जो फ़ील्ड्स की बात करी, आर्टिस्टिक फ़ील्ड की बात करी, यदि आप अपने इन इस टैलेंट को, अपने इस स्किल को, इस क्रिएटिविटी को यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आते हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। बिकॉज़ थर्ड हाउस जो तीसरे नंबर की राशि है हमारी जिम्नाय, मिथुन, उसे मरकरी रूल करते हैं, तो ये सब मरकरी के डोमेन में है। साथ ही राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये जो राहु और मरकरी की जो एनर्जी है कि हम कैसे न कैसे चीज़ों को लेके टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। यदि आप टीचर भी हैं मान लीजिए आप, वो टीचर इज़ ऑल्सो आर्टिस्टिक पार्ट, वहाँ भी कुछ लिख कर ही समझाया जाता है चीज़ों को, बोलकर समझाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी आपके पास टैलेंट है, क्योंकि आपका कर्मा यही कहता है, नवमांश आपका यही कहता है कि आपकी वास्तविक खुशी वही है, बजाय किसी और जॉब को करने के लिए। किसी और काम को करने के बजाय आप ये काम करें और उसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर जाएँ। तो देखिए आपको जो मैं ये नहीं कहता कि यू अर्न वेरी वेल जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस प्लेसमेंट। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। बट हाँ, एक जो खुशी है, एक इंटरनल हैप्पीनेस है, वो ज़रूर आपको मिलती हुई देखी जाएगी।
दिस इज व्हाट व्हेन द लग्न लॉर्ड इज इन द थर्ड हाउस इन द नवमास चार्ट। सो नाउ यदि आपके लग्न लॉर्ड पहले भाव के स्वामी जो है D1 चार्ट के, यदि वो नवमास में चौथे भाव में आकर बैठते हैं, तो आपका जो इंटरनल ड्राइव वो ये है कि जैसे हम चौथे भाव से हमारी फैमिली को देखते हैं, हमारे घर परिवार, सुख समृद्धि, संपन्नता, हमारे एसेट्स को हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं। स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हमारी जो शांति है जीवन में, जो पीस है, वो हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम कहीं भी रहें, बट जो घर में आकर जो खुशी मिलती है वो चौथे भाव से देखी जाती है। तो जो आपका जो मेन लाइफ फोकस है, जो मेन सोल कनेक्शन जो है, वो ये है कि आप एक तो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, एक ये फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहकर कुछ करना चाहते हैं, उनको साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं। ये आपकी मेन जो ड्राइविंग फोर्स है, जो आप खुद से करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो सकता है आपका प्रोफेशन ज़रूरी नहीं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या घर के आस-पास ही हो सब घर से दूर हो आप, सब चीज़ें पॉसिबल है वो। बट एट द एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको खुशी देती है कि आपकी मदर को देखकर जो आपको खुशी मिलती है, मदर की हेल्प करते हुए, मदर के साथ रहते हुए, उस घर में परिवार के साथ लोगों को बैठ के साथ खाना खाना। एक बार कुछ लोग नहीं होते हैं जो कहते हैं कि भई एक तो प्रेफ़र करते हैं कि हम लोग बाहर घूमने जाएँगे, फ्रेंड के साथ जाएँगे घूमने, और एक होते हैं कि जो जिनका बहुत बचपन का दोस्त है, उसके साथ कहीं वो बैठ जाए अकेले में भी, बिना कहीं घूमने नहीं भी जाए, अकेले बैठे कहीं बात कर रहे हों, तो वो जो खुशी है, वो उन्हें वहाँ नहीं मिलती है। एक ऐसा भी कि वह व्यक्ति विशेष जो बाहर घूमना पसंद करते हैं, बट एक वो कि नहीं, मैं घर बैठकर मदर-फादर के साथ, छोटे भाई-बहनों के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ़ के साथ बैठ के एन्जॉय करना चाहता हूँ। दिस इज़ योर रियल हैप्पीनेस। दिस इज़ द व्हाट वी से कि ये आपका मेन कर्मा है, जो आपके पहले भाव से लिंक्ड है। ये ज़रूर है कि आप चाहते हैं घर में हर सुख-सुविधाएँ हो, हर तरह का रिसोर्स हो, एक गाड़ी हो, अच्छा घर हो, ये ठीक है, हर इंसान चाहता है। बट मैं फिर से कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती चीज़ें कि आप फाइनेंशियली अपने आप को खुश रखें, पैसों के थ्रू अपने आप को खुश रखें। आपके लिए इमोशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कोई नर्चर करे, कोई केयर करे आपकी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सिमिलरली आप भी उसी प्रकार के कि आप भी लोगों की मदद करते हुए दिख जाते हैं। मदद से मतलब ये नहीं कहता कि हर किसी की मदद करना, मदद का मतलब ये कि बिकॉज़ हम कलयुगा में रह रहे हैं, मदद का मतलब ये है कि जो मेरे क्लोज़ वन हैं, उनके लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊँ, उनके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। फिर वहाँ आप पीछे नहीं हटते हैं। हम कहते हैं ना कि परिवार की ज़िम्मेदारी जब निभानी है, तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट। आप परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप उस तरह के भी हैं कि जब परिवार हमें बुलाए, मान लो हम कहीं बाहर भी जॉब कर रहे हैं, कहीं दूर भी अगर है, परिवार को जब हमारी ज़रूरत है, तो हम फटाफट से वहाँ पहुँच जाते हैं। दिस इज़ व्हाट द प्लेसमेंट इज़ इन द फोर्थ हाउस। इसके अलावा ये है कि बहुत स्ट्रांगली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई देखी जाती है। आप काफ़ी हद तक बाहर की जगह आप घर का खाना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ खेलना आपको ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द फोर्थ हाउस। अगर यहाँ एफ्लिक्शन है, बहुत सुंदर राशि नहीं है, राहु केतु या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर इस प्रकार का कि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत रहती है, मदर की हेल्थ सही नहीं रहती है। एक प्रॉब्लम आई, अगली प्रॉब्लम वापस आ गई, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, उससे पहले नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई। कई बार फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ते हुए देखे जाते हैं, हम गलत तरीके से लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। दिस इज़ व्हाट द एनर्जी ऑफ द फोर्थ हाउस। सो ओवरऑल इज़ व्हाट कि आपको जो आपकी जो मानसिक रूप से या आत्मिक रूप से जो आपकी खुशी है, वो ये है सिर्फ़ कि कैसे न कैसे करके मुझे मेरी फैमिली को टाइम देना सीखना होगा, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो। बिकॉज़ यही आपका इस जन्म का कलेक्टिव कर्मा है जो आप साथ लेके जाएँगे। दिस इज़ व्हाट द व्हेन द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट इज़ इन द फोर्थ हाउस इन द नवमास। सो नाउ यदि आपके D1 चार्ट के लग्न लॉर्ड यदि आपके नवमास में फिफ्थ हाउस में आकर बैठते हो। फिफ्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, और हमारे जो पास्ट जन्म के जो पुण्य कर्म है, वो प्रारब्ध है हमारा, हमारा संतान पक्ष है वहाँ से, और हमारा जो भी क्रिएटिव साइड है, टेक्निकल साइड है, वो हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, सुंदर प्लेसमेंट है। तो पहली बात तो ये कि आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जो ज़्यादा अपना फोकस ऐसे रखते हैं कि बजाय हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क की तरफ, या बजाय मैकेनिकल वर्क की तरफ कि ऐसा कोई काम जिसमें हमें दिमाग चलाना हो। आपका ड्राइविंग फोर्स उस तरफ हो सकता है, या आप ऐसा करना चाहते हो। बिकॉज़ हम नवमास से ये देखते हैं कि हमारा जो वास्तविक फोकस है, जिसमें हमें खुशी मिलती है, वो किस तरफ है। तो एक तो ये हो सकता है। इसके अलावा बच्चों से घुलना-मिलना, ये बच्चों के लिए कुछ करना, आप
कि काफ़ी हद तक मैंने जो चार्ट्स देखे उसमें ये है कि आपके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ओबीडिएंट होते हैं, जिसे आप एक्सपेक्ट करते हैं उस प्रकार के आपको चिल्ड्रंस मिलते हुए दिखे जाते हैं, अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो। साथ ही ये कि चूँकि ये आपके पुण्य कर्मास को दिखा रहा है पास्ट लाइफ के, तो आपके आपके सीनियर के साथ, बॉसेस के साथ अच्छे बनते हुए देखे जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए कि आपका ऑफ़िस एनवायरनमेंट बहुत सूटेबल नहीं है आपके हिसाब से, तो आप हमेशा लाइज़निंग बना के रखें। बिकॉज़ यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। आपका जिस प्रकार का व्यवहार होगा, जैसा आप व्यवहार बनाएँगे अपने सीनियर के साथ, अपने बॉसेस के साथ, वो आपको सपोर्ट करेगा करियर ग्रोथ में। इसके अलावा कि यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द हायर एजुकेशन या रिसर्च, मतलब उस तरफ ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप वो चूज़ करते हैं, अगर राहु के 2 इन्फ्लेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो आप उच्च शिक्षा की तरफ जा सकते हैं टुवर्ड पोस्ट डॉक, डॉक, तो वहाँ से अपना करियर बनाते हुए देखे जाते हैं। यहाँ आपको अच्छे वैल्यूज़, अच्छे मोरल्स मिलते हैं, फैमिली के एंड से भी वही आप सेम अपने बच्चों को भी देते हुए देखे जाते हैं। एक और चीज़ कि स्वाभिमान और अभिमान के बीच की जो थिन लाइन है, वो भी 5th हाउस ही है। तो कई बार ये कि कोई आपके आपके इंटेलिजेंस को चैलेंज कर दे, वो कह दे कि नहीं, ये काम आपसे नहीं होगा, देन फिर स्वाभिमान ठीक है एक हद तक, फिर आप अभिमान की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे जाते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई आपके पास क्रिएटिविटी स्किल अगर आपके पास है किसी भी तरह की, किसी भी फील्ड में आपकी है, तो पहली चीज़ तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ें। दूसरा, मैंने बहुत चार्ट में देखा है कि आपकी स्टडी किसी भी फील्ड में भले ही क्यों ना हो, बट जो आप पैसा कमाते हैं अपनी लाइफ में, आपके स्किल की वजह से कमाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से कमाते हैं, ना कि आपकी डिग्री की वजह से कमाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका लग्न चार्ट सपोर्ट करता है आपको स्ट्रांगली, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ें, किसी क्रिएटिव फील्ड की तरफ आप बढ़ें, कोई भी जो क्रिएटिविटी आपके पास है उस तरफ आप आगे जाएँ जीवन में। साथ ही ये कि जैसा कि मैंने कहा, कोई भी आपके पास आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई भी क्रिएटिविटी है, उसको आप सोशल मीडिया के थ्रू किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएँ, चाहे वो यूट्यूब हो या किसी और, तो ज़रूर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ, वो बढ़ती हुई देखी जाएगी। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो आपका जो एक्चुअल कर्मा है, वो ये है कि आप बच्चों को अपना टाइम दें। इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो कोशिश करें कि कोई भी नीडफुल बच्चा आस-पास आपको दिखे, तो उसकी जितनी हो सके आप उतनी हेल्प करें। बिकॉज़ ये आपका कलेक्टिव कर्मा है। ये आपका फर्स्ट लॉर्ड का एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स है। क्योंकि बच्चों के साथ ही आप जीवन में आगे बढ़ते हुए देखे जाएँगे। आप जितना उनकी हेल्प करेंगे, अब वो हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है। आप अपने आस-पास देखें कि कौन कैसा है, मुझे किस तरह से हेल्प करनी है, आप उनकी हेल्प करें। ज़रूर आपका जो प्रारब्ध है और स्ट्रॉन्ग होगा और आपको लाइफ में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हुए देखे जाएँगे। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग एफ्लिक्शन में है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि कई बार लाइफ में जो हमारी मैरिज लाइफ है, वो डिस्टर्ब होती हुई देखी जाती है। संतान सुख जो है वो समय पे नहीं मिलता, इस तरह की स्थिति बनती हुई देखी जाती है। बट मोस्टली जो मेन ड्राइविंग फोर्स हमारा जो है वो 5th हाउस में अच्छा ही है, तो मेरे हिसाब से ये एक ओवरऑल एक अच्छा प्लेसमेंट है। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट व्हेन द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ D1 इन द नवमास चार्ट इन द 5th हाउस। सो नाउ व्हेन द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ लग्न चार्ट यदि आपके नवमास में छठे भाव में है, तो 6th हाउस आप हमारे डेली स्ट्रगल को दिखाता है, साथ ही हमारे जीवन में जो रोग, रिपू और ऋण है, उन्हें हम लोग छठे भाव से देखते हैं। हमारी जो डे टू डे लाइफ है, 9 टू 5 जॉब कह लीजिए आप, या बच्चों को सँभालना, ये सब हमारा जो डेली रूटीन है उसे हम लोग 6th हाउस से देखते हैं। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का जो स्ट्रगल है वो 6th हाउस से दिखाया जाता है। देखिए, यदि आपके D1 चार्ट में यदि लग्न लॉर्ड की स्थिति सही है, तब तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस प्रकार से है कि समय के साथ ग्रो करेगा। धीरे-धीरे आप चीज़ों को सही करते जाएँगे। बिकॉज़ 6th हाउस से तो उपाच्य स्थान। तो यदि मान लीजिए वहाँ भी स्थिति सही नहीं है, यहाँ भी सही राशियों में नहीं है, तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। डेफ़िनिटली आपको यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम क्वालिटीज़ की बात करें जो आप पे हैं। पहली बात तो कि ज़रूर ये है कि किसी भी सिचुएशन में काम करना, अपने आप को समय साथ निखारना, अपने क्राफ्ट को बढ़ाना, स्किल डेवलप करना, ये सारे आपके बेसिक रूटीन है, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको एज़ ए क्वालिटी, एज़ ए ब्लेसिंग आपको मिली हुई है। साथ ही जैसे कि जो कूटनीतिक व्यवहार है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, वो हम लोग 6th हाउस से देखते हैं आपके पास है। किसी भी कंडीशन में, बिकॉज़ 6th हाउस इज़ व्हाट द आपका जो कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव को मरकरी रूल करते हैं। तो हम कम्युनिकेशन की हेल्प से, बातचीत के तरीके से, कि हम कैसे लोगों से डील करते हैं, उस तरीके से हम हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो घर में भी और आपके ऑफ़िस एनवायरनमेंट में भी। तो उसका आप प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना सीखें। और अगर करियर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा,
किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, मैं फिर से कहूँगा कि आप लाइजनिंग बनाएँ वहाँ पर अपने सीनियर के साथ, अपने बॉसेस के साथ, कि वहीं से आप ग्रो कर पाएँगे लाइफ में। बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन ये भी दिखाता है कि कई बार हम जीवन में फिर इस स्थिति में हैं कि एक तो जॉब बहुत लेट मिलना, जैसे चाहते हैं वैसे जॉब ना मिलना, और जो लेस पे जॉब है कि जहाँ हमारे स्किल के हिसाब से, हमारे टैलेंट के हिसाब से हमें पैसा नहीं मिलता, वो भी एक कॉम्बिनेशन है। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा, और जो आपका इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करें। आपके जो कलीग हैं उनकी हेल्प लें। देखो, छठे भाव से हमारे साथ के जो को-वर्कर हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उन्हें हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। मान लीजिए आपके लग्न लॉर्ड बहुत स्तुद स्थिति में है D1 में, और आपका एक बड़ा-सा महल है, आपके अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं, तो बेस्ट रेमेडी इज़ व्हाट कि आप उन्हें सपोर्ट करें। जो सबॉर्डिनेशन में आपके वॉचमैन वगैरह जो हैं, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, उनका ध्यान रखें। तो आपकी लाइफ़ की जो बाकी प्रॉब्लम है, वो धीरे-धीरे ग्रो करती हुई देखी जाएगी। और मान लीजिए आप खुद किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए सबॉर्डिनेशन में है, D1 चार्ट बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, लग्न चार्ट अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप अपने कलीग की हेल्प करें, उनसे विचार-विमर्श करके टीम वर्क के साथ आगे बढ़ें। देखो, छठे भाव में अगर सुंदर स्थिति में नहीं है, तो ये दिखाता है कि आप जीवन में अकेले कहीं ना निकल जाएँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी के एडवाइस के साथ चलें, एडवाइस नहीं तो चलो किसी को साथ लेकर चलें। जहाँ मैं अकेला एफर्ट लगा रहा हूँ, वहाँ 2 लोग एफर्ट लगाएँगे तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ फिर अगर बहुत एफ्लिक्शन में है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है, तो मान के चलिए कि फिर जीवन पर्यंत ऐसी स्थिति बनती है कि जैसी हम जॉब चाहते हैं वो नहीं मिलती, लेस पेइंग जॉब हमें मिलती है, ऑफ़िस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, प्रमोशंस डिले देखे जाते हैं, लोन जीवन में बढ़ते हुए देखे जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ एक गई दूसरी आती हुई देखी जाती है, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे आपके साथ जो लोग लिंक्ड है, आपके फैमिली मेंबर हैं, वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हुई देखी जाती है। तो आपको D1 चार्ट ज़रूर स्ट्रांगली देखना होगा, उसके बाद हम एक बेटर कंक्लूजन में पहुँच पाएँगे। दिस इज़ व्हाट व्हेन लग्न लॉर्ड ऑफ फर्स्ट द D1 चार्ट द 6th हाउस इन द नवमाश। सो नाउ यदि आपके D1 चार्ट, लग्न चार्ट के पहले भाव के स्वामी आपके नवमाश में 7th हाउस में आकर बैठते हैं। 7th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजायर, काम भाव आपका। वहाँ से हम मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस, यूनियन, ये सब देखते हैं हम लोग। साथ ही हमारी पब्लिक डीलिंग, सोसाइटी हमें कैसे देखती है, हम लोगों से कैसे डील करते हैं, वो सब 7th हाउस से है। तो यदि आपका लग्न चार्ट में फर्स्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, बहुत सुंदर स्थिति में है, तो आप किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है, सेल्स है, मार्केटिंग है, इस तरह के काम में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है आपके पास। इवन मैं ये कहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव क्वालिटी भी है, जहाँ आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपने काम के लिए, तो ये एक आपका ड्राइविंग फोर्स है। दूसरी बात कि चूँकि 7th हाउस में है, तो मैरिज इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट इन द लाइफ। ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट का मतलब है कि मैरिज के बाद चीज़ें बहुत बदलती हुई देखी जाती हैं। अगर सुंदर स्थिति में है, सही राशियों में है, तो आप देखेंगे कि मैरिज के बाद आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है, नवमाश के एंगल से हम देखें तो, कि आपकी मैरिज और आपका करियर, या आपकी मैरिज और आपकी सेल्फ ग्रोथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपकी मैरिज अगर अच्छी रहेगी तो आपकी सेल्फ ग्रोथ भी अच्छी होगी। आपकी मैरिज अच्छी नहीं है तो आपकी सेल्फ ग्रोथ अच्छी नहीं है। हमारा जो मेन कार्मिक लिंक है, कार्मिक कनेक्शन है, वो ये है कि आपको कैसे ना कैसे करके लाइफ में चीज़ें सीखनी होंगी कि सामने वाले के साथ हमें कैसे बना के रखनी है, कैसे व्यवहार कायम करना है। अब सामने वाला आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई और व्यक्ति भी होगा। ये आपका कार्मिक लिंक है। आप उनसे अच्छी बना के रखें लाइफ में, तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हैं, अनसॉल्व्ड हैं, जो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वो चीज़ें आपकी लाइफ में सॉल्व होती हुई देखी जाएँगी। बिकॉज़ ध्यान रखिए कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है, वो आपको डेफ़िनेटली सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। तो ये भी दिखाता है कि आपको उनको सुनना होगा, उनके साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा, और अगर किसी प्रकार का एफ्लिक्शन है, राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, या सुंदर राशियों में स्थित नहीं है, D1 चार्ट में स्थिति सही नहीं है, तो फिर ये भी दिखाता है कि आप एक तरह से गलत रिलेशनशिप में जाते हुए दिखते हैं, मैरिज में प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। तो ध्यान रखिए कि ये मैं फिर से कहूँगा कि चूँकि हम नवमास से ये देख रहे हैं कि आपका इनर फ़ोकस कहाँ है, व्हाट योर सोल वांट। तो यहाँ जो आपको काम करना है कि मैरिज में बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि यहाँ बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं वो, तो आपके विचार जो हैं, आपके ओपिनियन हैं, वो दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होंगे और दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि
तो कि आपके पास ऐसी कुछ स्किल हो सकती है, जैसा कि 7th हाउस में है तो पब्लिक डीलिंग में बहुत स्ट्रांग है आप। तो आपकी बातें लोग सुनते हैं, उन पे अमल करने की कोशिश भी करते हैं। बट जब बात रिश्तों की आती है, मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, जब बात रिश्तों की आती है तो आप पे दूसरों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दूसरे कौन हो सकते हैं? वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, और जैसा कि हमने कहा 7th हाउस इज़ जस्ट जस्ट नेक्स्ट टू यू, आपके अलावा जो लोग हैं। तो आपके जो क्लोज़ रिलेटिव हैं, आपके क्लोज़ कलीग हैं, जिनका आपकी फैमिली में इंटरफेरेंस है, वो सब आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हुए देखे जाते हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ ये चीज़ सीखनी होगी, या ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करना सीखें। चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ़ हो, चाहे कोई और हो, तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे ही मैंने कहा, आप किसी भी तरह का प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग, अगर इस तरह के बिज़नेस में आप हैं, या प्रोफ़ेशन में अगर आप हैं, तो बहुत अच्छा करते हुए दिखे जाते हैं। साथ ही यदि 7th हाउस लग्न चार्ट का सुंदर स्थिति में है, तो आप किसी भी तरह की पार्टनरशिप में जा सकते हैं, जहाँ कलेक्टिव मतलब कि 4-5 लोग मिलके एक टीम बना के एक बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन एस्टेब्लिश करते हुए दिखे जाते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छा प्लेसमेंट है। So this is what all about when the Lord of D1 in the 7th house in the Navmas chart. So now यदि आपके लग्न लॉर्ड D1 चार्ट के यदि नवमांश में अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अष्टम स्थान से हमारी लाइफ में सीक्रेट इवेंट, सडन इवेंट्स, हमारे पार्टनर की वेल्थ को देखते हैं, हमारी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उसे हम लोग देखते हैं, हमारी लाइफ का जो डार्क साइड है, हमारी जो डीपेस्ट डिज़ायर है, हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पहली बात तो आप एक इम्पॉर्टेंट है कि ज़रूर आप चेक करें कि आपके D1 चार्ट में लग्न लॉर्ड की स्थिति कैसी है। काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से डिसाइड होगी। अगर वो सुंदर स्थिति में है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा सुंदर बन जाएगी यहाँ पर। तो मैं ये नहीं कहता कि अष्टम स्थान में चीज़ें बहुत बुरी है, वो नहीं कहता मैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो इंक्लिनेशन है वो डार्क साइड पे ज़्यादा होगा, नेगेटिव की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी एडिक्शन में, सपोज़ कीजिए आप कोई भी एडिक्शन करते हैं मान लीजिए आप, तो फिर उसको छोड़ पाना आसान नहीं है, या बहुत ईज़ी नहीं है, आप उसकी तरफ बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, स्पेशली यदि राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर तो। तो पहली बात तो कि ये जो डार्क साइड जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये इस तरह से है कि आप किसी भी रिसर्च फील्ड में हैं, या ऐसा कोई फील्ड जहाँ पर ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, उस तरफ आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है 8th हाउस की, बिकॉज़ 8th हाउस को मार्स रूल करते हैं कालपुरुषी कुंडली में, केतु इसके को-रूलर हैं। तो जो ये एनर्जी है, ये एक्सट्रीम बनाते केतु उसको। तो अगर आप किसी भी तरह से नेगेटिव साइड की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करते हैं, तो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। और किसी भी तरह से आप गलत डायरेक्शन में जाते हैं, तो फिर वहाँ से वापस आ पाना आसान नहीं है, पहली चीज़ तो ये। तो पहला जो कार्मिक लिंक वो यही है कि आपको अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा, बिकॉज़ मून 8th हाउस में अष्टम स्थान में नीच के भी है। तो अगर आप अपने मून को सिंक कर पाते हैं, सही डायरेक्शन में ले आ पाते हैं, तो फिर चीज़ें बहुत आसान हैं। तो फिर आसान कैसे? बिकॉज़ ध्यान रखिए कि हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैरिज के बाद आपकी लाइफ में, मैरिज से 2nd हाउस है ये, बहुत कुछ बदलता हुआ देखा जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, इवन आप कैसे सोचते हैं, वो आपका मैरिज के से पहले जो आपका व्यवहार था, आपका बिहेवियर था, मैरिज के बाद पब्लिक बिहेवियर है, वो बदलता हुआ दिखा जा सकता है। साथ ही कि हम 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ध्यान रखिए, हम यहाँ से, जैसे हमने कहा कि आपका बिलीफ सिस्टम बदलेगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, तो हर तरह का ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस से हम हमारी हंगर भी देखते हैं, डीपेस्ट डिज़ायर। डीपेस्ट डिज़ायर का मतलब कि चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर से लेके आपकी जो लिबरेशन की डिज़ायर है, मेडिटेशन की डिज़ायर, वो भी 8th हाउस से देखी जाती है। तंत्रास को हम 8th हाउस से देखते हैं। तो हर तरह का जो डीप साइंस है, वो 8th हाउस है। 8th हाउस इज़ द ब्लैक होल ऑफ द बर्थ चार्ट। तो यहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये हमारा खुद का जो इवोल्यूशन है, वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है यदि आप समझ पाते हैं कि व्हाट एक्चुअली आई वांट इन द लाइफ, बिकॉज़ ये वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट, वो ट्रांजिशन पॉइंट भी है जो दिखाता है कि इंसान कैसे इवॉल्व होता है। एक बार मैंने धक्का खाया जीवन में, कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में, मैंने उससे कुछ सीखा। उसके सीखने के बाद मैंने कैसे आप दोबारा काम किया, मैंने कैसे खुद को वापस बाउंस बैक किया, ये 8th हाउस है। तो 8th हाउस से घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर आप मान लो कोई लाइफ में आपने कोई प्लान बनाया है कि 10 साल बाद मैं कुछ करूँगा, उसके लिए आप आज से मेहनत कर रहे हैं, तो अपने प्लानिंग, प्लॉटिंग को, अपने एग्ज़ीक्यूशन को
हर किसी के साथ शेयर ना करें, बिकॉज़ यहाँ हर तरह की एनर्जी, हर तरह की वाइब्रेशंस है। तो आप मान लो, सपोज़ कीजिए कि आप कोई प्लान बना रहे हैं, वैसे आप काफ़ी हद तक आप सीक्रेटिव हैं, आप चीज़ों को लोगों से शेयर नहीं करते, इवन आपके लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, ये आपको ऐसा बनाता है। स्पेशली यदि राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप सीक्रेटिव इस तरह के भी हो सकते हैं कि फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो आपका। और यदि राहु मार्स राहु मार्स एंड वीनस अगर साथ में है 8th हाउस में, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ चीट करता हुआ देखा जाए, आपके ट्रस्ट को तोड़ता हुआ देखा जाए। तो ये ज़रूर है, मैं यही कहूँगा फिर से कि चाहे आपका जो पर्सनल रिलेशन हो, आपका पर्सनल काम हो, उसे आप बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में ना लेकर आएँ। ठीक है, अपने काम को काम से करें, तरीके से करें, लोगों से बहुत डिस्कस ना करें, लोगों को बहुत ज़्यादा बताएँ ना। बिकॉज़ 8th हाउस से ऐसा लगता है कई बार लोगों को, पीपल फील कि व्हेन द फर्स्ट लॉर्ड इन द 8th हाउस, कि इसके पास तो बहुत सारा धन है, या ये किसी इल्लीगल तरीके से पैसे को कमाता है। तो ये थॉट प्रोसेस सोसाइटी में डेवलप होता हुआ देखा जाता है। अगर आप थोड़ा भी शो ऑफ करेंगे अपनी प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से, तो पीपल का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो यही है कि नहीं, ये इस तरह का है। 8th हाउस से हम ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि ये डार्क हाउस है, तो मोस्टली जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में हमारी खुद की वजह से है। खुद की वजह से इसको ऐसे समझिए कि अ, पहली बात तो कि हमारा जो सोल डिज़ायर वो यहाँ पर है कि हम खुद को कैसे खुश रखें। तो हम जो इन द सर्च ऑफ हैप्पीनेस, हम कुछ भी करते हुए देखे जाते हैं। अब कुछ भी करते हुए देखे जाते हैं, तो उसकी वजह से लाइफ में जो ड्रामा है वो ऐसा है कि फिर आप आप एक्सपीरियंस करेंगे कि काफ़ी गलतियाँ मैंने करी मेरे जीवन में, उसकी वजह से मैं जीवन का सेकंड हाफ हाफ में उनको पे कर रहा हूँ। या इस तरह का कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि योर लाइफ इज़ लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, आपने अगर मूवी देखी हो तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो वो सारे कैरेक्टर आप खुद प्ले कर रहे हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर, कि जिनके जीवन में कुछ भी हो रहा है, सब कुछ अनसर्टेन है, सडन इवेंट्स हो रहे हैं जो हमें नहीं पता है। या आप एक जो मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक मूवी है भूल भुलैया, आपने देखी हो, अ, जो फर्स्ट पार्ट है भूल भुलैया का, उसमें आप देखेंगे कि अतरंगी कैरेक्टर है, कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो जीवन में फिर अगर हम अपने आप को एक सही डायरेक्शन में नहीं रख पाते, तो फिर ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो 8th हाउस के दोनों साइड हैं ये। एक्सट्रीम 8th हाउस इज़ ऑलवेज़ द एक्सट्रीम, या तो एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड में, एक्सट्रीम नेगेटिव साइड में है। यहाँ कुछ बीच में नहीं है, या तो हाँ या फिर ना है। तो आपका लग्न लॉर्ड 8th हाउस में है, या आप ऐसा कह लीजिए आपका चंद्रमा 8th हाउस में है, या आपका मार्स 8th हाउस में, केतु 8th हाउस में है, राहु 8th हाउस में, ऐसे कोई प्लैनेट अगर 8th हाउस से लिंक्ड है, तो आपको जीवन में जो डिसीज़न लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लेने हैं। क्योंकि आपका हर एक जो डिसीज़न है वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली की लाइफ में बहुत स्ट्रांगली एक रोल प्ले करता है, बहुत स्ट्रांगली उनको अफ़ेक्ट करता है। तो इसका आप ध्यान रखें। So this is what all about when the lord of Divan chart in the 8th house in the नवमांश। सो नाउ यदि आपके लग्न लॉर्ड दीवन चार्ट के नवमांश के नवम भाव में जाके स्थित हों, पहली बात तो ये एक बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। और यदि आपके लग्न लॉर्ड दीवन में अगर अच्छी स्थिति में है, तो मान के चलिए यू आर द ब्लेस्ड। तो ये एक बहुत सुंदर स्थिति है। 9th हाउस से हम हमारे लाइफ में हमारे एल्डर फिगर्स, हमारे फादर फिगर, उनको हम लोग देखते हैं। इसे धर्म स्थान भी कहा जाता है। दिस द ब्लेसिंग हाउस ऑल्सो। हमारी लाइफ में जो लंबी यात्राएं हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, जो हायर लर्निंग साइड है, हमारा फिलोसॉफिकल साइड है, हमारी लाइफ में जो लॉजिक्स है, उसे हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। तो पहली बात तो फिर से यहाँ पर ये आती है कि आप अपने आप को किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जहाँ मेंटल वर्क ज़्यादा हो बजाय फिजिकल वर्क के, बजाय मैकेनिकल वर्क के। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात कि ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है चीज़ों को सीखने के लिए। अब चीज़ों को सीखना वो हर तरह का हो सकता है आपका आपका जो 5th हाउस का ड्राइविंग फोर्स यदि मार्स है, सैटर्न है, तो आप टेक्निकल साइड तो ज़्यादा बढ़ते हुए देखे जाते हैं। पर ओवरऑल अगर हम बात करें, तो आप अपने जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या, हो सकता है आप कुछ बुक्स पढ़ते हो सकता है आप कोई ना कोई क्रिएटिव नॉलेज, ऐसा कुछ आप कोई क्रिएटिव स्किल हो, कोई आर्टिस्टिक स्किल हो, उसको आप अपग्रेड करने की कोशिश करते हुए देखे जाते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ ढूँढना, हर चीज़ में एक नई चीज़ ढूँढना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। तो पूरी लाइफ़ आपकी इसमें निकल जाती है कि हाँ, बस यू हैव टू कलेक्ट द नॉलेज। और सेकंड बात ये भी इसको दिखाता है, आपके कार्मिक लिंक को दिखाता है कि आपकी लाइफ़ में
जैसा कि मैंने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग पहले तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि हायर लर्निंग के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी, कि यदि आप पोस्ट डॉक करते हैं या फॉरेन में जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, उसके लिए भी है। आपको कोई ना कोई अच्छी एक फेलोशिप, स्कॉलरशिप मिलती हुई देखी जाती है। बट साथ में ये भी दिखाया जाता है कि ठीक है, आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस अलग है एक तरफ, बट आपके पास जो एक आपका जो आईक्यू है, आपका जो ईक्यू है, इमोशनल क्वोटिएंट है, उसकी हेल्प से आप लाइफ में कुछ अर्न करते हुए दिखे जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फॉर्म में हो, चाहे वो वैल्यूज़ की फॉर्म में हो, चाहे वो मोरल्स की फॉर्म में हो। इवन अगर केतु का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, चाहे वो लग्न में हो, चाहे वो D9 चार्ट में हो, तो फिर आप अपने आप को स्पिरिचुअल साइड में बहुत से बढ़ते हुए या ले आ सकते हैं, या एक ऐसा कि जहाँ मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, उस तरफ भी आप अपने आप को बहुत अच्छा करते हुए दिखे जाते हैं। तो एक किसी भी तरीके से कुछ कलेक्ट करना हो, कुछ सीखना हो, किसी को कुछ सिखाना हो, अच्छे टीचर्स, अच्छे मेंटोर्स आपकी लाइफ के पार्ट हो सकते हैं। आपको अलग-अलग टाइम पे, अब मान के चलिए कि जो आपका फॉर्च्यून है, नवम भाव से हमारा भाग्य भी देखते हैं, तो आपका फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करता है लर्निंग को लेकर। देखो, मैं फिर से कहूँगा कि मैं यहाँ बात पैसों की नहीं कर रहा। ये वो कॉम्बिनेशन नहीं है, बिकॉज़ नवमांश हमारा हमें ये बताता है कि व्हाट एक्चुअल आवर इनर हैप्पीनेस, हम किस चीज़ में खुश होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई इंसान पैसों को देखकर बहुत समय तक खुश रह सकता है। मुझे नहीं लगता ऐसा। तो आपका जो मेन गोल ये है कि आपसे कोई कुछ पूछे किसी फील्ड के बारे में, तो आप उसे जवाब दे पाएँ। मतलब आप इस तरह से चाहते हैं हर चीज़ को सीखना, खासकर ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट हो सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस, फॉरेन रिलेशनशिप, पॉलिटिकल सटायर्स, पॉलिटिकल डिबेट्स, पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स को लेकर अलग-अलग एंगल पे आप सोचते हुए देखे आते हैं। साथ ही मैंने कहा कि हम 9th हाउस से हमारे हायर लॉजिक्स देखते हैं। हायर लॉजिक का मतलब कि जहाँ एक इंसान एक हद तक सोच पाता है। कहने का मतलब मेरा, जैसे कि अगर आप अभी आप देखें ग्लोबल सिनेरियो में, तो हर कंट्री में कुछ एक आध पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो आदमी या तो ए या फिर बी को सपोर्ट करता है। और उसके अपने खुद के कुछ साइकोलॉजिकल व्यूज़ हैं, आप कह लीजिए खुद के कुछ ऐसे व्यूज़ जो मास ने उन पे थोप दिए हैं, या वो पहले से हेरिडिटरी सीख कर आए हैं फैमिली से, वो उनके व्यूज़ हो गए हैं। जो उनकी फैमिली के व्यूज़ है, वही इनके व्यू हैं। मतलब वो जज नहीं कर पा रहे कि आपके सराउंडिंग में जो मीडिया है, आपके सराउंडिंग में एक बहुत बड़ा तरह का नेटवर्क है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चैनलाइज़ कर रहा है। वो आपको सोचने में मजबूर कर रहा है कि आप इस एक्स पार्टी को सपोर्ट करो या इस एक्स वाई पार्टी को सपोर्ट करो। सो आपका जो लॉजिक इससे ऊपर है। आप ये देखते हैं कि एक्स पार्टी वाई पार्टी में क्या अच्छा है, एक्स पार्टी वाई पार्टी में क्या बुरा है। इन शॉर्ट कि आपको ये समझने की एक ब्लेसिंग है कि उस थिन लाइन के पीछे, उस पर्दे के पीछे क्या है, आप उसे देख पाते हैं, उसको झाँक पाते हैं। तो आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में हो जहाँ टीचिंग हो, एडवाइज़िंग हो, कंसल्टेशन हो, ये आपका सोल डिज़ायर है, वहाँ आप बहुत अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। मैं फिर से कहूँगा, मैं यहाँ बात पैसों की नहीं कर रहा कि आप फाइनेंशियली कितना ग्रो करेंगे, बट हाँ, मोरली, वैल्यू वाइज़ आप लाइफ़ में बहुत अच्छा ग्रो करते हुए देखे जाते हैं। So this is what all about when the lugn lord of D1 chart in the 9th house in Navmasha. So now यदि आपके D1 चार्ट के लग्न लॉर्ड जो है वो नवमांश में यदि दशम भाव में आके बैठे, तो क्या फल देंगे। 10th हाउस आपका प्रोफेशन हाउस है, आपका करियर हाउस है। और नवमांश में हम देखते हैं कि हमारा इनर डिज़ायर क्या है, हमारा सोल डिज़ायर क्या है। तो पहली बात तो आप कर्म प्रधान है अनडाउटेडली, मतलब आप उस प्रकार के नहीं जो कहीं चुप बैठ जाएँ, कहीं रुक जाएँ, कुछ ना करें, आइडियल हो जाएँ। बहुत सारे दिमाग में अलग-अलग थॉट्स आते हैं कि ये करना है, वो करना है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी पे ईज़िली आश्रित हो जाएँ, डिपेंडेंट हो जाएँ, वो चीज़ें नहीं। आप चाहते हैं कि स्वाभिमानी जो एक लाइन हम कहते हैं कि खुद से कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना। सोसाइटी का मतलब मेरा, मैं ये नहीं कहता कि ब्रॉड वे में, सोसाइटी का मतलब बेसिकली जो है ये कि फैमिली के लिए कुछ, जो नियरेस्ट क्लोज़ वन है उनके लिए कुछ करना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। और एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है, यदि आपके लग्न लॉर्ड को जुपिटर या सैटर्न रूल करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है कि अब मान के चलते हैं कि जीवन के हालातों को देखते हुए कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। आप उस प्रकार के हो सकते हैं जो एफर्ट्स में बिलीव करते हैं, जो एक्शंस में बिलीव करते हैं, बजाय कि शो ऑफ में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ कि जहाँ आप कुछ करने के बाद बताते हैं कि हाँ, मैंने कुछ किया है। ऐसा नहीं कि पहले ही कह दें कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। जहाँ
शो ऑफ की बजाय मेहनत जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। आप किसी भी एनवायरनमेंट में काम करते हुए देखे जाते हैं, कैसा ना कैसा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो उसमें काम कर सकते हैं आप। ध्यान रखिए कि 10th हाउस जो कारक है उसमें एक सूर्य भी उसके कारक हैं। तो एक बड़ी टीम को कैसे लीड करना वो हमेशा आप आसानी से करते हुए देखे जाते हैं। साथ में एक इच्छा ये भी रहती है कि मैं किसी जो हायरार्की है, नॉट हर इंसान चाहता है कि वो ऊँचे पद पे पहुँचे, ऊँचे ओहदे पे पहुँचे। और साथ में ये भी है कि जो सोल डिज़ायर वो ये है कि अगर मेरे अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं तो मैं उन सबका ध्यान रखूँ। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। दशम भाव से हम हमारे ऑफ़िस एनवायरनमेंट, हमारे कलीग्स को देखते हैं। सोसाइटी हमें कैसे देखती है वो चीज़ भी है, हमारा सोशल रिस्पेक्ट भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपका व्यवहार कैसा है। आप अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपका व्यवहार आप लाइज़निंग बनाएँ अपने बॉस से, बट यदि आप इतने खुशनसीब हैं कि आपके अंडर में लोग अगर काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेशन में, मान लो 2-4 भी अगर लोग आपके अंडर में काम करते हैं, जिनसे आप हायरार्की में ऊपर, तो आप उनका ध्यान रखें, उनको सही गाइड करें, उनका कुछ लें ना आप, मतलब कि किसी प्रकार से उनका चीट ना करें आप। क्योंकि ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, ये आपका कार्मिक लिंक है। अगर आप कैसे न कैसे करके अपने सबॉर्डिनेशन की हेल्प करेंगे, तो आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं, जो कर्म जो है वो एक सुंदर अवस्था में जाता हुआ देखा जाएगा, जिससे आपकी लाइफ के जो बाकी एंगल है, वो अपना सुधरते हुए देखे जाएँगे। क्योंकि हम नवमास देख रहे हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैरिज की ग्रोथ और आपके करियर की ग्रोथ काफ़ी हद तक सिमिलर है। मतलब कि इसको आप ऐसे कह दीजिए कि अगर आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, तो आपका करियर भी बहुत अच्छा होगा। आपका मैरिज लाइफ अगर बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं है, तो आपका करियर भी थोड़ा-सा नीचे आता हुआ देखा जाएगा, बिकॉज़ 7th हाउस इज़ व्हाट द 10th फ्रॉम द 10th। तो ध्यान रखिए कि ये आपको बैलेंसिंग सिखाता है, मैरिज और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। तो आपको यहाँ दोनों तरफ ध्यान देना होगा और चीज़ों को बैलेंस करके चलना होगा, बिकॉज़ जब हम कह रहे हैं कि 10th हाउस हमारे सोशल एस्पेक्ट को दिखाता है, तो मैरिज भी उसका एक पार्ट है। तो आपको कहीं न कहीं मैरिज को बहुत इम्पोर्टेंस देनी होगी लाइफ़ में, उसको संजो के रखना होगा, वहाँ अपने बेस्ट एफर्ट्स देने होंगे, तभी आपका करियर आगे ग्रो करेगा। This is what all about when the Lagna Lord of Devon chart is in the 10th house in the Navmasha. So now यदि आपके Devon chart के लग्न लॉर्ड यदि आपके नवमाश में 11वें भाव में स्थित हो, 11th हाउस हमारे काम त्रिकोण का एक भाव है। इट इज ऑल्सो हाउस ऑफ डिजायर। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इनकमिंग गेन, सोशल सर्कल, एल्डर सिबलिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हाउस ऑफ होप। पहली बात तो एक अच्छी कंडीशन है। हम नवमास से ये देखते हैं कि जब लग्न लॉर्ड यहाँ बैठते हैं नवमास में, तो ये बताते हैं कि हमारा जो मन क्या चाहता है, हमारी इनर हैप्पीनेस क्या है, व्हाट एक्चुअली वी वांट। हमारा एक्सटर्नल फोकस नहीं है, हमारा इंटरनल फोकस क्या है। तो पहली बात तो ये, चूँकि इट इज़ द हाउस ऑफ होप ऑल्सो, हाउस ऑफ डिज़ायर ऑल्सो, तो ये तय है कि हमारे मन में हमेशा से एक बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, या इस तरह से कह लीजिए कि हम एक बड़े ओहदे पे, हायरार्की पे जाएँ। हर इंसान की होती है, मैं डिनाई नहीं करता, बट आप में जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, बिकॉज़ ये 12th हाउस से 12th है, 11वां भाव 12वें से 12वां है, 12वां भाव कलेक्टिव कर्मास को दिखाता है। तो कलेक्टिव कर्मास जब 12वें भाव से 12वें में जाकर डिसॉल्व होंगे, तो वो आपके पास्ट लाइफ के बर्डन को भी रिप्रेज़ेंट करता है। बर्डन से मतलब कि कुछ क्या क्या इच्छाएँ वहाँ छूट गई थी हमारी, वो हम यहाँ यहाँ से 11वें भाव से देखते हैं। तो आप चाहते हैं कि एक बड़ा सोशल सर्कल हो, लोग हमें सुनें, लोग हमें जानें, फ़ेम जो वर्ड है वो कई जन्मों से आपके साथ है या पूरी नहीं हुई, उसे आप इस बार पूरा करना चाहते हैं। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप हमेशा चाहते हैं कि जो मुझसे बड़े भाई-बहन हैं या छोटे भाई-बहन हैं, मैं उनकी हेल्प करूँ। सोशल सर्किल की मैं हेल्प करूँ, जो खासकर जो बेज़ुबान हैं, पेट्स हैं, उनकी मैं हेल्प करूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सही बात है, आप हेल्प करना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है आप कितनी हेल्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यदि यहाँ सैटर्न या जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट, तो मान के चलिए आपका जो सोशल सर्किल है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, वो आपकी कभी हेल्प नहीं करेगा। बिकॉज़ आपके कर्मा इस तरह से लिंक है कि इस बार आपका जन्म है कि आपको उन्हें कुछ ना कुछ देना है, उनकी कुछ ना कुछ मदद करनी है। मैं स्पेशली कह रहा हूँ जब सैटर्न या जुपिटर 11th हाउस में है या आपके फर्स्ट लॉर्ड है लग्न के, तो साथ ही चूँकि ये हमारे एक जो बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनको रिप्रेज़ेंट करता है, तो हमें हमेशा ये सीखना होगा कि लास्ट सर्कल से मतलब बड़े ऑर्गनाइज़ेशन, मतलब मेरा ये कि ठीक है हमारी क्लोज़ फैमिली अपनी जगह है, उसके अलावा जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं?
वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब आप उनसे बना पाएँगे, उनसे रीज़निंग मेंटेन कर पाएँगे, तभी आपकी लाइफ़ ग्रो करेगी। तभी आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी होंगी। तो ध्यान रखिए 11वाँ भाव उपाच्य स्थान है, तो ये तो पहली चीज़ तो ये है कि वो समय के साथ ग्रो करेगा। बट साथ ही ये भी है कि हमारे एफर्ट उस डायरेक्शन में होने चाहिए, एक चीज़ ये। और दूसरी बात कि 11वें भाव में ये भी दिखाता है कि हमारा मन कुछ इस प्रकार का है कि हमें, जैसे मैंने कहा कि पेट्स की हेल्प करना, हमारा मन कुछ इस प्रकार का है कि हमें कोई भी अगर दिख जाए आस-पास जो कि नीडफुल है, तो हम फटाफट से उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपको ये आपकी सोल डिज़ायर भी है। अगर आप देखेंगे कि 11th हाउस में सैटर्न है या कोई भी अगर प्लैनेट है, स्पेशली सैटर्न, जुपिटर, मार्स है, तो यू फ़ील सन ऑल्सो यू फ़ील कि ठीक है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपका जो मेन कर्मा जिसको देखकर आप खुश होते हैं, जो आपको खुशी देता है वो यही है। और साथ ही जो कि ये भी दिखाता है कि आप अपने जीवन में हर कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए हो चाहे खुद के लिए भी हो। बिकॉज़ रिमेंबर 11th हाउस कालपुरुष की कुंडली में एक्वेरियस कुंभ राशि से रूल करती है और इसके जो रूलर हैं वो शनिदेव के साथ-साथ राहु भी है। तो यदि आप किसी ऐसे फ़ील्ड में हैं जहाँ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, आईटी है जहाँ पर, वहाँ अगर आप कुछ करते हैं, उस फ़ील्ड में आप जाते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए देखे आते हैं। साथ ही ये भी दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप बहुत चीज़ जल्दी सीख सकते हैं। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बुक पढ़ के कुछ सीखता है, किताबों के थ्रू कुछ सीखता है। आप सोचता है कि यूट्यूब के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू चीज़ों को जल्दी सीखते हुए देखे जाते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ राहु इन द 11th हाउस। बिकॉज़ राहु कहीं न कहीं राहु की एनर्जी है 11th हाउस से, तो ये आपके पास एक ब्लेसिंग है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया में बहुत अच्छे खासे फॉलोवर्स हों। साथ ही एक और चीज़ समझिए कि यहाँ से वो 5th हाउस को भी देख रहा है आपके, तो 5th हाउस इज़ द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपके पास कोई भी क्रिएटिव स्किल है, कोई भी क्रिएटिव स्किल आपके पास अगर है, आर्टिस्टिक टैलेंट अगर आपके पास है, कुछ भी आप प्रोफ़ेशन है आपका, उस प्रोफ़ेशन से जुड़ी आपको जो भी आपकी क्राफ़्ट है, पहले आप उसको स्ट्रॉन्ग करें और फिर उसको आप फिर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर आएँ, सोशल मीडिया पर लेकर आएँ, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है लाइफ़ में ग्रोथ को लेकर, वो बढ़ती हुई देखी जाएगी। मतलब कि आपके पास कोई भी टैलेंट है, स्किल है, आप उसको यूट्यूब पे लेकर आएँ, उससे लोगों के सामने लेकर आएँ। बिकॉज़ 11th हाउस इज़ व्हाट? द लार्ज गैदरिंग। तो वहाँ ज़रूर आपको हेल्प मिलती हुई देखी जाएगी। तो जो कहीं जन्मों से जो आपकी इच्छा है कि मुझे फ़ेम चाहिए, मुझे एक हायरार्की चाहिए, जो डीपेस्ट डिज़ायर हमारी जो भी है, वो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि भई हमारी पूरी हो रही है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो यू फ़ील कि हाँ, समहाउ जो हाउस ऑफ होप है हमारा, वो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर दे रहा है। So this is what when the loving lord of D1 chart is in the 11th house of Namasha. So now यदि आपके D1 चार्ट, लग्न चार्ट के स्वामी, लग्न लॉर्ड यदि आपके नवमाश में 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तो पहले आप देखो एक बार ज़रूर चेक कीजिए लग्न लॉर्ड, सॉरी, आपके D1 चार्ट में लग्न लॉर्ड की स्थिति कैसी है। अगर वहाँ स्थिति सही नहीं है तो ये फिर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। एक्चुअली में 12th हाउस से हम हमारी लाइफ में लॉसेस देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं, हमारी इमेजिनेशन पावर देखते हैं, हमारा बेड प्लेज़र, हमारी सैया सुख को हम लोग देखते हैं, हमारे जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो क्लोज़ रिलेशंस है उसे हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। और साथ ही हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो हम 12वें भाव से देखते हैं। हमारा लाइफ में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ध्यान रखिए 2 चीज़ें यहाँ पर, लॉसेस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। इसको आप ऐसे समझिए कि कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि पड़ती है। मीन राशि का अगर आप सिंबल देखेंगे तो दे आर 2 फिशेज़ जिनका मुँह अपोज़िट साइड में है। तो वो 2 चीज़ें दिखाता है। एक तो ये दिखाता है कि लॉस को भी, इन्वेस्टमेंट को भी, दोनों साइड अपोज़िट साइड हो गई। साथ ही वो ये भी दिखाता है स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो मैंने देखी है, अगर लग्न लॉर्ड D1 में बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है तो फिर कहीं न कहीं हम एक तो गलत प्रोफ़ेशन में चले जाते हैं, या हमारे स्किल सेट कहीं और है, हमारा एजुकेशन किसी और फ़ील्ड का है, या हम करना कुछ और चाहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न है, बिकॉज़ ये आपका कार्मिक लिंक है। वो इस तरह से है कि मुझे करना ये चाहिए था बट मुझे मजबूरन ये करना पड़ रहा है। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। इसके अलावा इसकी वजह से फिर ये होता है कि काम में मन नहीं लगना, खुद को ऑफ़िस एनवायरनमेंट में कैसे न कैसे आप कोशिश करते हैं कि बैलेंस करूँ, अपने आप को वहाँ एडजस्ट करूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। मन बिल्कुल नहीं लगना, आप ऑफ़िस में फिज़िकली तो हैं बट मेंटली आप कहीं और हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। आपका जो मन है हमेशा वो
मतलब कि एक अनरेस्ट पोज़ीशन में आप बहुत कुछ सोचते हुए देख के आते हैं। सोचने के साथ-साथ आप आपकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत दूर तक है। देखो यहाँ पर ये है कि हमारा जो कार्मिक लिंक इस तरह का है कि हमें ये सीखना होगा कि हमें कैसे हमारे हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करना है। बिकॉज़ साइन ज़रूर है पाइसेस का दिखाता है कि 2 अपोज़िट साइड की फिशेज़ हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। पर मैंने एक चीज़ और भी बताई कि एक एंड लॉसेस का है, एक एंड इन्वेस्टमेंट का है। तो इन्वेस्टमेंट ठीक है वो एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है कि हम पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसको हम वापस इंक्रीमेंट के साथ वापस हम गेन कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है। एक ये है कि हम खुद को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम ये चैनलाइज़ करना सीख जाएँ कि हमारे में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है, बिकॉज़ 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ द पाइसेस एंड यहाँ से हम लोग हमारे जो एक्सट्रीम इमेजिनेशन है, उसको भी देखते हैं। तो अगर आप ये चैनलाइज़ करना सीख जाते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे अपने एफर्ट्स लगाने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। बिकॉज़ 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ लिबरेशन, ये लास्ट हाउस है, एग्ज़िट हाउस है। तो अगर आप मान लो किसी एक्स प्रोफ़ेशन में 2-3 साल है तो फिर आप बोर हो जाते हैं वहाँ से। आपकी हॉबीज़ भी बदलती हुई देखी जाती है। बट ये एक बेस्ट प्लेसमेंट है कि आप वहाँ से बैठ के 6th हाउस को देख रहे हैं। तो यदि आप ऐसे प्रोफ़ेशन में आप किसी और का फंड मैनेज कर रहे हो, किसी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के बिज़नेस में हो अगर आप या आप अगर 9th हाउस बहुत सुंदर स्थिति में है D9 चार्ट में तो आप आध्यात्म की तरफ, हायर लर्निंग की तरफ या इस तरह के जो मेंटर टीचर जो यूट्यूब पे लोगों को सिखा रहे हैं, वो हो सकते हैं। एक आप अपने फिलॉसॉफिकल साइड, अपनी एनालिटिकल साइड, अपनी रीज़निंग स्ट्रॉन्ग रीज़निंग साइड, इन चीज़ों से आप लाइफ़ में कमाते हुए दिखे आते हैं। देखो डेफ़िनेटली ये है कि बहुत समय तक अपने आप को एक डायरेक्शन में रख पाना, चैनलाइज़ कर पाना, एक पर्टिकुलर जॉब में ले जा पाना वो आसान नहीं है। तो आपसे पहले देखें कि मेरी स्किल सेट कहाँ है और उस स्किल सेट को, उस हॉबी को यदि आप प्रोफ़ेशन बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा कि 12वें भाव से हम हमारे इमेजिनेशन को देखते हैं और उसी का एक पार्ट हमारी आइडियोलॉजी भी है। तो कई बार आप आइडियोलॉजी में बिल्कुल लेफ्ट या राइट हो जाते हैं, जिसको हम लोग लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट की फॉर्म में भी कहते हैं आजकल की जो हमारी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है। बट उसको आप ऐसे देखिए कि कई बार ये स्थिति बनती है कि आपको कुछ लगता है कि ये सही है, तो फिर आप अपनी बात पे अडिग हैं, वहाँ से नहीं हटते। तो देखो इसको एक ऐसे देखिए कि आपने कोई डिसीज़न ले लिया तो आप बहुत स्ट्रांगली मान के चलते हैं कि हाँ, मैंने बहुत सोच समझ के लिया। तो इसका एक साइड ये है कि तो वो पॉज़िटिव साइड है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। बट एक साइड ये भी है कि आप कई बार अपनी आइडियोलॉजी ऐसे रखते हैं कि जो आपको लगता है कि ये मैं सही हूँ, फिर आप किसी की सुनते नहीं। या बहुत मुश्किल होता है फिर अपने आप को वहाँ से हटा पाना कि नहीं, सामने वाला आपको कन्विंस कर सके। तो दैट सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी आल्सो देयर। तो आपको कुल मिलाकर जब तक हमारा कार्मिक लिंक है व्हेन द D1 फर्स्ट लॉर्ड इज़ इन द 12th हाउस कि हमें ओवरथिंकिंग, ओवर इमेजिनेशन से बचना है और साथ में हमें अपने आप को एक डायरेक्शन में चैनलाइज़ करना है। क्योंकि अगर यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, अफ़्लिक्शन अगर है तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगना, बहुत ज़्यादा आलस बढ़ जाना, लो एनर्जी फ़ील करना, इम्यूनिटी कम हो जाना, लेथार्जिक सा फ़ील होना या फिर इमोशनल इम्बैलेंसमेंट मन में इस अलग-अलग तरह के ख़्याल आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये बढ़ते हुए दिखे आते हैं। तो ओवरऑल आपको इस एनर्जी को चैनलाइज़ करना सीखना होगा। आपको आपके D1 चार्ट में लग्न लॉर्ड की स्थिति और साथ में 6th हाउस की स्थिति ज़रूर चेक करें। वो अगर सही है तो आप मान के चलिए ये प्लेसमेंट आपको लॉसेस की तरफ नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएगा। और आपको जो भी हिडन पोटेंशियल है वो डेफिनिटली अनलॉक होता हुआ दिखेगा। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट व्हेन द लग्न लॉर्ड ऑफ D1 चार्ट इज़ इन द 12th हाउस ऑफ नवमाश्या। सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने बात करी 12 हाउसेस के बारे में। यदि ये वीडियो आपको ज़रा भी मीनिंगफुल लगा, ज़रा भी आपको वैल्यूएबल लगा, तो आप काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, फैमिली सर्किल में शेयर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, इसे लाइक करें। सो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।